हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। ये वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉमन क्लास नंबर 4 है। इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वह है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, या फिर आप ब्लूम का वर्गीकरण कह सकते हैं इसे हिंदी में, और उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की ब्लूम की विधि। कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आए, आंसर आपका यही रहेगा। यह टॉपिक आपका बीएड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में यह पर्सन बार बार या तो हर साल आता रहता है, नहीं तो फिर एक आधा साल छोड़ के यह हमेशा ही आ जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी बीएड का आधार है। इस वीडियो में हम जो शैक्षिक उद्देश्य हैं हमारे, उन्हें वर्गीकृत करने की जो बीएस ब्लूम ने विधि दी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बीएस ब्लूम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीएस ब्लूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप बीएड बीटीसी कुछ भी कर रहे हैं। बाद में सीटेट सुपर टेट हमेशा यह आपके साथ रहेगा। बीएस ब्लूम, ये बीएस ब्लूम महोदय हैं। इनका जो पूरा नाम है वह है बेंजामिन सैम्यूल ब्लूम। ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए। जो बीएस ब्लूम हैं वे शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इसके अलावा जो बीएस ब्लूम ने अपना जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी है, अपने शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है, वह 1956 में किया है। यह आपसे कोई भी पूछ लेता है, इवन इंटरव्यूअर या फिर जो आपका एग्जामिनर आता है आपके प्रैक्टिकल में, वह भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। शिक्षा, सबसे पहले अगर शिक्षा की बात की जाए, अगर कोई भी आपसे पूछे बीएड में शिक्षा क्या होता है, आप उसका जवाब देंगे सिंपल सा एक वाक्य में, छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही शिक्षा कहते हैं। हम शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करते हैं। जैसे छात्र हमारे पास आए, उनका जैसा व्यवहार था, उसके बाद हमने उन्हें शिक्षा दी। शिक्षा देने के बाद जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है वही हमारी शिक्षा कहलाती है, जितना हमने उनका व्यवहार परिवर्तित किया है। बीएस ब्लूम ने जो छात्रों का यह व्यवहार परिवर्तन है, इसके 3 पक्ष बताए थे या 3 क्षेत्र बताए थे। अगर हम छात्रों का शिक्षा के द्वारा व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं, वह 3 क्षेत्रों में कर सकते हैं। यह बात बीएस ब्लूम ने बताई थी। 3 क्षेत्र या 3 पक्ष बीएस ब्लूम ने जो छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के बताए हैं, उनके क्या क्या नाम बताए हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष व क्रियात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष बताए हैं बीएस ब्लूम ने। हम इन पक्षों में किसी भी छात्र का व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, मस्तिष्क से। ज्ञानात्मक पक्ष में हम छात्रों को ज्ञान देते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है, छात्रों को नहीं पता, हमने छात्रों को बता दी। भूकंप की परिभाषा क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, इस तरह की जो बातें बच्चे याद रखते हैं, में सारी बातें हमारे ज्ञानात्मक पक्ष में आती है। जो भी हम किताबी ज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे बच्चों को याद रखना होता है, इसका मतलब है हम बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन कर रहे हैं। ज्ञानात्मक पक्ष बच्चों के ब्रेन से संबंधित होता है। जो भावात्मक पक्ष होता है वह बच्चों के हार्ट से संबंधित होता है, उनके इमोशन से, उनके संवेगों से। जो बच्चों का चरित्र होता है वह अधिकतर भावात्मक पक्ष में ही आता है। भावात्मक पक्ष के द्वारा ही बच्चों का जो नैतिक चारित्रिक जो विकास होता है वह भी भावात्मक पक्ष में आता है। भावात्मक पक्ष को हम ऐसे समझ सकते हैं, कोई बच्चा पहले 10 मिनट किसी काम को करता था, अगर वह उससे नहीं होता था तो वह थक जाता था, लेकिन हमने बच्चे को शिक्षा दी, उसके बाद वह आधे घंटे तक उस काम को करने के प्रयास करता रहता है। यह बच्चे का भावात्मक पक्ष का विकास हुआ है। इसमें बच्चे को कोई एक्स्ट्रा नॉलेज तो हमने नहीं दी, लेकिन उसे मोटिवेट कर दिया, उसके संवेग स्थिर कर दिए, इमोशनली उसे स्ट्रोंग कर दिया हमने। वह हमारे भावात्मक पक्ष में आ जाता है। कोई बच्चे को थोड़ा सा डांटने पर ही रो पड़ता है और कोई बिल्कुल भी नहीं रोता है, वह उनके भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान से संबंधित होता है, भावात्मक पक्ष उनके इमोशन से संबंधित होता है, दिल से संबंधित होता है। और जो क्रियात्मक पक्ष है वह बच्चों के हैंड से संबंधित होता है, हाथ से, मतलब कुछ करने से। क्रियात्मक पक्ष में हम बच्चों को कुछ करना सिखाते हैं, साइकिल चलाना, अमोनिया गैस बनाना, हेलीकॉप्टर उड़ाना, खेलना। इसके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी हम कहते हैं प्रोजेक्टर बनाइए, कोई चार्ट बनाइए, कोई ड्राइंग बनाइए। हम बच्चों को कुछ करना सिखाते हैं क्रियात्मक पक्ष में।
ये 3 पक्ष बताए थे बीएस ब्लूम ने। ज्ञान से संबंधित ज्ञानात्मक पक्ष, इमोशन से संबंधित भावात्मक पक्ष और कुछ करने से संबंधित जिसमें बच्चे कुछ करें वह क्रियात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष बीएस ब्लूम बच्चों के बता चुके थे। उसके बाद बात उठने लगी कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, प्रत्येक समाज कोई ना कोई शैक्षिक उद्देश्य अपने निर्धारित करता है कि हमारे बच्चे चोरी ना करें, सदा सत्य बोलें, बड़ों का सम्मान करें, उन्हें हमारे समाज का ज्ञान हो, संविधान का ज्ञान हो, हमारी शासन व्यवस्था का ज्ञान हो। ऐसे ऐसे उद्देश्य निर्धारित करता है प्रत्येक समाज, और उन उद्देश्य को एक शिक्षक को दे देता है कि ले भाई ये हमारे उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को तुझे प्राप्त करना है। शिक्षक को दे देते हैं। अब वह शिक्षक अपनी शिक्षा के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है, लेकिन जो उद्देश्य समाज के द्वारा दिए जाते हैं वे बिखरे हुए होते हैं, वर्गीकृत नहीं होते हैं, जिससे शिक्षकों को उन्हें प्राप्त करने में परेशानी होती है कि आज हम कौन सा उद्देश्य प्राप्त करें, कोई क्रम तो होता ही नहीं उनका। फिर यह बात उठने लगी, हमें जो शैक्षिक उद्देश्य मिले हैं उन्हें वर्गीकृत कैसे किया जाए। इस समय शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भी बीएस ब्लूम ने अपनी एक थियरी प्रस्तुत की, जिसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसे ही अब हम पढ़ रहे हैं। बीएस ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य थे उन्हें 3 भागों में बांटा, अपने उन क्षेत्रों के अनुसार जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन के क्षेत्र होते हैं उनके आधार पर ही बीएस ब्लूम ने जो उद्देश्य हैं शैक्षिक उद्देश्य उन्हें 3 भागों में बांटा। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। ये आप समझ गए होंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य आ जाते हैं जिनमें हम छात्रों को ज्ञान देते हैं, जैसे छात्रों को भूकंप की परिभाषा आनी चाहिए, छात्रों को भूकंप का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों को प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों को अपने फंडामेंटल राइट्स का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों को झंडे का ज्ञान होना चाहिए भारतीय। जो ऐसी चीजें जिनमें ऐसे उद्देश्य हमारे जिनमें हम छात्रों को ज्ञान कराते हैं, वे सारे उद्देश्य बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य में रख दिए। उसके बाद ऐसे उद्देश्य जो छात्रों की भावनाओं से जुड़े थे, छात्रों का सांवेगिक विकास होना चाहिए, छात्रों का बौद्धिक विकास होना चाहिए, छात्रों के संवेग जो स्थिर होने चाहिए, छात्रों का नैतिक चारित्रिक विकास होना चाहिए। इस तरह के जो उद्देश्य थे बीएस ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्य में रख दिए जो उनके बच्चों के दिल से संबंधित थे। अब में उद्देश्य है जिसमें बच्चों को कुछ करना सिखाया जाता था, में उद्देश्य बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत रख दिए। जैसे बच्चों को अमोनिया गैस बनानी आनी चाहिए, बच्चों को टेंट बनाना आना चाहिए, बच्चों को खेलना आना चाहिए, फुटबॉल खेलनी आनी चाहिए, क्रिकेट खेलना आना चाहिए। ऐसे भी उद्देश्य हमारी शिक्षा के जिनमें बच्चों को कुछ करने को कहा जाता था, में उद्देश्य बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य में रख दिए। में उद्देश्य जिनमें हम ज्ञान बढ़ाते हैं बच्चों का, ज्ञानात्मक उद्देश्य में रख दिए बीएस ब्लूम ने। जिनमें हम बच्चे की भावनाओं से संबंधित चीजें रखते हैं, भावात्मक उद्देश्य। और जिन उद्देश्यों में हम बच्चों को कुछ करने के लिए कहते हैं शिक्षा में, वे बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य में रख दिए। यह वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने अपने उसी पहले वर्गीकरण के आधार पर किया था। उसके बाद बीएस ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य थे, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, उन्हें भी 6 भागों में बांटा, सभी को इजी करने के लिए, जिससे उन्हें समझना इजी हो जाए और उन्हें प्राप्त करना इजी हो जाए। ज्ञानात्मक उद्देश्य को जो ज्ञानात्मक उद्देश्य थे उन्हें बीएस ब्लूम ने 6 भागों में बांटा: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन। अब अगर कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक ज्ञानात्मक उद्देश्य शिक्षा के प्राप्त करना चाहता है, या फिर वह सोचता है कि मैं छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करूंगा, तो उसे इन चरणों से जाना पड़ेगा ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और ये चरण ऐसे ही हैं, ये पद हैं, आप इन्हें पद समझ सकते हैं या फिर उपवर्ग समझ सकते हैं ज्ञान के। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जैसे अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति चाहते हैं तो पहले हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, फिर बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। पहले हम ज्ञान के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, फिर बोध के, प्रयोग के, विश्लेषण के, संश्लेषण के और लास्ट में मूल्यांकन के। यही क्रम है ऊपर से नीचे, ऐसे ही आपको चलना होगा। आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सोपान है, स्टेप्स हैं, पद हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के। ठीक इसी प्रकार भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के भी ये पद बीएस ब्लूम ने बताए।
ठीक इसी प्रकार क्रियात्मक उद्देश्य के ये पद भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपको मिल जाते हैं। अब ये आपके पद आपको अलग अलग किताब में अलग अलग लिखे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वह बहुत बार चेंज की हुई है, बाद में कई बार चेंज की गई है। और इसके अलावा ये शब्द हैं ये भी आपको दूसरे देखने को मिल जाते हैं, जैसे बोध को कहीं कहीं अवबोध लिख देंगे, प्रयोग को अनुप्रयोग लिख देंगे, आग्रहण को ग्रहण करना या फिर अनुग्रहण लिख देंगे, अनुक्रिया को खाली क्रिया लिख देंगे, नियंत्रण को नियंत्रण करना लिख देंगे। ये आपको थोड़े थोड़े बदले हुए मिल सकते हैं अलग अलग किताबों में। जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वे अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं और मेन माने जाते हैं, और सबसे इजी भी यही समझे जाते हैं अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के लिए पहले उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा और फिर उन प्रत्येक भाग को भी 6-6 भागों में बांटा। अब सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य को पढ़ते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य को हम पिरामिड के द्वारा दिखाते हैं। पिरामिड के द्वारा दिखाना आपका अच्छा होता है। अगर आप ऐसा कोई पिरामिड पेपर में बना आते हैं तो आपके नंबर वहीं पर बढ़ जाएंगे सारे। पिरामिड में दिखाने के लिए जो सबसे छोटा लेवल होता है किसी उद्देश्य का या कोई भी स्तर सबसे छोटा होता है वो नीचे रखते हैं और सबसे बड़ा ऊपर रखते हैं। जो लोअर ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव का लोअर लेवल वह है सबसे नीचे आएगा पिरामिड में, और जो हायर ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव का हायर लेवल वह सबसे ऊपर आएगा। क्योंकि पिरामिड बनाने की शुरुआत नीचे से की जाती है, नीचे से ऊपर को। इसी प्रकार हम जो अपने उद्देश्य की प्राप्ति है वह नीचे से ऊपर को ही करते हैं पिरामिड के रूप में। अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ज्ञान के उद्देश्य को प्राप्त करना होगा, फिर बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन के उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। अगर हम ये सारे उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं इसी क्रम में, नीचे से ऊपर, निम्न से उच्च क्रम में, तब हम समझ सकते हैं कि हमने शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त कर लिए या फिर हमने छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर दिया। पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, एक पिरामिड बना दीजिए, उसके बाद ज्ञान एडिंग डाल के ज्ञान के बारे में थोड़ा लिख दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं। अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान में हम छात्रों को कुछ चीज नहीं बताते हैं जो कि वे बच्चे उसे याद करते हैं या फिर हम कह सकते हैं रटते हैं। भारत की राजधानी क्या है वो बच्चों को हम बताएंगे ज्ञान में। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है वो बच्चों को हम बताएंगे। भूकंप की परिभाषा क्या होती है वो बच्चों को हम बताएंगे। पृथ्वी की आकृति कैसी है वो बच्चों को हम बताएंगे। मतलब कोई भी नई चीज बच्चे रटते हैं ज्ञान में, नॉलेज में। बोध में जो बच्चों ने वो है ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपने शब्दों में ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, खुद अपना एक अर्थ तैयार करते हैं। अगर हम बच्चों से कहें कि भूकंप की परिभाषा बताओ तो बच्चों ने जो परिभाषा पहले याद की है वह हमें बता देंगे, वह ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा हमें बता दिया। लेकिन बोध में हमें यह प्रश्न करना होगा बच्चों से, भूकंप की व्याख्या कीजिए, भूकंप को अपने शब्दों में बताइए। अब बच्चे रटा रटाया नहीं बता सकते, उन्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उन्हें उस टॉपिक को खुद समझना पड़ेगा अपने अनुसार। बोध ज्ञान से ऊपर का एक स्टेप लेवल हो जाता है। इसमें बच्चे उस ज्ञान को समझते हैं, उस ज्ञान का अर्थ निर्माण करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका प्रयोग। प्रयोग में बच्चे उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उन्हें अमोनिया गैस बनानी बताई, उन्होंने उस अमोनिया गैस बनाने को खुद सीखा, उसका अर्थ वगैरह निकाले कैसे कैसे बनती है, और बाद में उस अमोनिया गैस को लेबोरेटरी में जाकर बनाया। यहां पर आ जाता है जो बच्चों ने ज्ञान सीखा है उसका प्रयोग किया। उसके बाद आ जाता है आपका विश्लेषण। विश्लेषण में बच्चे क्या करते हैं, कोई भी तथ्य होता है उस तथ्य को उसके भागों में तोड़ते हैं तथा उन भागों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे कोई फैन है, कोई पंखा, हमने बच्चों को बता दिया यह कैसे चलता है। अब विश्लेषण में बच्चे क्या करेंगे, उस पंखे को खोलेंगे, उसमें एक मोटर है, कोयल है, तार है, चुंबक है, पंखड़ियां हैं, कंडेंसर लगा हुआ है, उन्हें अलग अलग रखेंगे और उन्हें अलग अलग अध्ययन करेंगे उनका। अच्छा, कंडेंसर यह करता है, पंखड़ियां हवा देती है, कोयल में बिजली घूमती है। इस तरीके से अलग अलग अध्ययन करेंगे बच्चे विश्लेषण में। संश्लेषण में वो जो बच्चों ने अलग अलग भागों का अध्ययन किया है उन अध्ययन के अनुसार एक फाइनल लर्निंग तैयार करेंगे। फाइनल जो आउटकम आएगा
बच्चों ने अलग अलग भागों का अध्ययन किया पंखे के विश्लेषण में, और उसके बाद संश्लेषण में आकर उन्होंने क्या किया, यह आउटकम निकाला कि कोयल में बिजली आती है तारों के द्वारा, जिससे पंखे की मोटर घूमती है और पंखुड़ियां हवा पैदा करती हैं। इस तरह का उन्होंने कोई आउटकम निकाल लिया, वह आ जाता है संश्लेषण में। संश्लेषण में बच्चे जो विश्लेषण के द्वारा तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उन सारों को जोड़कर एक आउटकम बनाते हैं, फाइनल लर्निंग अपनी बनाते हैं। मूल्यांकन में बच्चों ने जो ज्ञान धारण किया है या ज्ञान प्राप्त किया है, उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो बच्चों ने ये ज्ञान प्राप्त किया है वह कितना सही है, कितना रह गया, अच्छा है नहीं है, कैसा है, उसका मूल्यांकन करते हैं। उसका रिजल्ट देखते हैं कि उनके ज्ञान का रिजल्ट कैसा आया है। अगर बच्चे भारतीय राज्यों की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो भारतीय राज्यों की जो परिभाषाएं वह सही हैं या गलत हैं, कितनों की याद हुई, कितनों की रह गई, वह सब हमारा मूल्यांकन में आएगा। अब आप समझ गए होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपका क्या क्या अर्थ होता है। ये नीचे से ऊपर ही चलेंगे, स्टेप मत बदलिएगा आप। ज्ञान में बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं, बोध में उसको अपने अर्थ में निकालते हैं, प्रयोग में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, विश्लेषण में उस तथ्य के अलग अलग भागों का विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण में उन अलग अलग भागों को आपस में जोड़कर नया कुछ अपना ज्ञान बनाएंगे, और मूल्यांकन में उस ज्ञान का रिजल्ट निकालेंगे, मूल्यांकन निकालेंगे कि यह कितना अच्छा और कितना गलत है, या फिर ये कैसा है। यह आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य थे। अब बात कर लेते हैं भावात्मक उद्देश्यों की। भावात्मक उद्देश्य के जो स्टेप्स हैं, बीएस ब्लूम ने 6 बताए थे। जो सबसे लोअर स्टेप है वह आग्रहण है, और सबसे ऊपर का हायर स्टेप है वह चारित्रीकरण है। इन्हें आप स्टेप भी कह सकते हैं, और इन्हें आप उपवर्ग कह सकते हैं। इस उद्देश्य के ये उपवर्ग हैं, या फिर इस उद्देश्य को प्राप्त करने की ये स्टेप हैं जो कि नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, आई होप आप ये बात क्लियर होगी आपको। आग्रहण में बच्चे कोई नई चीज ग्रहण करते हैं जो उनके भावों से रिलेटेड होती है, संवेगों से। जैसे हमने बच्चों को कोई मोटिवेशनल स्पीच दे दी कि कोई भी अच्छा बच्चा जो होता है, मेहनती, वह किसी भी कार्य को करते समय डरता नहीं है। अगर वह कार्य न हो तो उसे 10 बार कम से भी कम करने के प्रयास करता है। इस तरह से हमने कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीच बच्चों को दे दी, जो कि बच्चों ने ग्रहण कर ली, रिसीव कर ली। उसके बाद बच्चे उस स्पीच के तहत अनुक्रिया करेंगे। अगर वे कोई कार्य कर रहे हैं, वह कार्य उनसे नहीं हो रहा है, तो वे उसे 10-12 बार करके देखेंगे कि हमारे शिक्षक ने कहा था हमें, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वे किसी कार्य को करते समय डरते नहीं है और 10 बार कम से भी कम करके देखते हैं। अनुक्रिया करेंगे बच्चे उस ज्ञान के तहत जो उन्होंने ग्रहण किया है। उसके बाद अनुमूल्यन। अनुमूल्यन में अगर वह अनुक्रिया बच्चों को सफलता दिलाती है, किसी कार्य को बच्चे 2 बार करके हट जाते थे लेकिन वे नहीं हटे, क्योंकि हमारे शिक्षक ने कहा था 10 बार कम से भी कम करेंगे, और वह कार्य हो जाता है, और ऐसा बार बार होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे अपने जीवन का एक मूल्य बना लेते हैं। उस बात को कि किसी भी कार्य को कम से भी कम 10 बार करके देखना चाहिए, उसे अपनी आदत बना लेते हैं, अपना मूल्य बना लेते हैं। दूसरों से कहते हैं कि मैं किसी भी कार्य को कम से कम 10 बार करके देखता हूं, चाहे वह न हो। इस तरह से अपने मूल्य निर्धारित कर लेते हैं बच्चे। अवधारणा में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जीवन भर अपने मूल्य बनाते रहते हैं, रोज नए नए मूल्य बनाते हैं, जिससे उनके पास काफी सारे मूल्य हो जाते हैं। जीवन के मूल्य, उनकी आदतें काफी सारी, उनके सोच, उनकी विचार काफी सारे हो जाते हैं। अवधारणा में क्या होता है, कोई एक ऐसी स्थिति बच्चों के सामने आ जाती है जिसमें वे कई मूल्यों का कंपैरिजन करते हैं, कई मूल्यों की तुलना करते हैं कि इस स्थिति में कौन सा मूल्य प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपके सामने कोई चिल्ला रहा है, तब आप सोचेंगे यह बड़ा चिल्ला रहा है, तो हम चुप रहते हैं, हमारा एक मूल्य है। दूसरा मूल्य है, यह एक छोटा चिल्ला रहा है, तो हम इसे डांट देंगे कि अपने बड़े पे कैसे चिल्ला रहा है। इस तरह से अलग अलग मूल्य के बारे में बच्चे सोचते हैं, तथा जो मूल्य उन्हें अच्छा लगता है उसका प्रयोग करते हैं अवधारणा में। व्यवस्था में वे क्या करते हैं, उनके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां उन्हें एक से अधिक मूल्य एक स्थिति में अच्छे लगते हैं, कि हम इस स्थिति में ये 3-4 मूल्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तब वे उन मूल्यों की क्या करते हैं, व्यवस्था बना देते हैं। सबसे पहले हम इस मूल्य का प्रयोग करेंगे,
काम नहीं चलता तो दूसरे का, काम नहीं चलता तो तीसरे मूल्य का प्रयोग करेंगे। यह सब बच्चे व्यवस्था में करते हैं। जैसा कोई बड़ा किसी बच्चे को डांट रहा है तो वह अपने मूल्यों की स्थिति बना लेगा, उनकी व्यवस्था बना लेगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं चुप रहूंगा, बड़ा है, बड़े के सामने हमें बोलना नहीं चाहिए, ये बच्चे का एक मूल्य है। उसके बाद भी वह बड़ा नहीं मानता है, चिल्लाता रहता है, तो बच्चा सोचता है कि उसके बाद मैं यह मूल्य लगाऊंगा कि उस बड़े को समझाऊंगा अपने, आप इतना मत चिल्लाइए, यह बच्चे का दूसरा मूल्य है। उसके बाद भी अगर वह नहीं मानता तो मैं भी चिल्ला पड़ूंगा, और उसके बाद भी वह नहीं मानता तो मैं हाथापाई पर उतर आऊंगा। यह व्यवस्था कर लेता है कोई बच्चा अपने मूल्यों की, कि इस स्थिति को मैं हैंडल तो जरूर करूंगा लेकिन अपने मूल्यों के इन क्रम में। और चारित्रीकरण में जिन मूल्यों का बच्चा अधिकतर प्रयोग करने लगता है, वे मूल्य बच्चे के चरित्र का एक हिस्सा हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा अधिकतर चुप रहने वाले मूल्य का प्रयोग करता है, तब हम कह देते हैं उस बच्चे का चरित्र शांत है, वह शांत स्वभाव का लड़का है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा ही कुछ कहने पर डांट देता है दूसरों को या चिल्ला पड़ता है, तब हम कहते हैं कि वह चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है। मतलब जिस प्रकार के मूल्यों का हम अधिक प्रयोग करेंगे, वे मूल्य हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। यह आता है चारित्रीकरण में। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आग्रहण में कोई भी नई चीज ग्रहण करते हैं बच्चे, अनुक्रिया में उसके अनुरूप क्रिया करते हैं, अनुमूल्यन में वह क्रिया सफल होती है, बच्चों को अच्छी लगती है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। अवधारणा में किसी स्थिति में बहुत सारे मूल्यों में से एक मूल्य सिलेक्ट करते हैं वे। व्यवस्था में किसी स्थिति में 3-4 मूल्यों की व्यवस्था कर लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे करके इस स्थिति से निपटेंगे। चारित्रीकरण में बच्चों के चरित्र का हिस्सा में मूल्य हो जाते हैं जिनका वे अधिकतर प्रयोग करते हैं। ये भावात्मक उद्देश्य थे। अब बात कर लेते हैं हम क्रियात्मक उद्देश्य की। इसी प्रकार आपके लोअर लेवल उत्तेजना है क्रियात्मक उद्देश्य का, हायर लेवल आपका है आदत निर्माण। क्रियात्मक उद्देश्य कुछ करने से संबंधित है, इस वजह से इसमें करने की ही बातें की जाएंगी। क्रियात्मक उद्देश्य का जो सबसे लोअर लेवल है वह है उत्तेजना, स्टिमुलेशन। मतलब कोई बच्चा किसी कार्य को कर रहा है तो वह क्यों कर रहा है, क्या चीज उसे उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है, कौन सी चीज उसके लिए प्रेरणा का काम कर रही है, उत्तेजना क्या है उसकी उस कार्य को करने की, वह आ जाती है यहाँ पर सबसे लोअर लेवल में। अगर डंडे से कोई शिक्षक किसी कार्य को करने के लिए बच्चों से कहता है और कुछ बच्चे उस कार्य को अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तब दोनों की उत्तेजनाओं में फर्क आ जाता है और उससे उस कार्य के रिजल्ट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लोअर लेवल पर बच्चों की वह उत्तेजना आती है जो यह बताती है कि बच्चे उस कार्य को क्यों करना चाहते हैं, क्या चीज उन्हें प्रेरित कर रही है उस कार्य को करने के लिए। प्रेरणा मिलने के बाद कार्यवाही में उस कार्य को करते हैं, वे क्रियाएं करते हैं जो क्रियाएं उस कार्य को करने में आवश्यक होती है। नियंत्रण में बच्चे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, यह देखते हैं कि हम कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं, क्या ये क्रियाएं उस कार्य से संबंधित हैं, या फिर हम इन क्रियाओं में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर क्या इस कार्य को थोड़ा और बेहतर अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी चीजें अपनी क्रियाओं को बच्चे नियंत्रण करते हैं नियंत्रण में। उसके बाद समायोजन। समायोजन में बच्चे जो हमारी उत्तेजना होती है, उद्दीपक होता है हमारा उत्तेजना, प्रेरक जो हमारा होता है, वह जो उस कार्य के उद्देश्य होते हैं उनके बीच समायोजन बैठाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर टीचर ने हमें कहा अमोनिया गैस बनानी और हमने बनाई ही नहीं, उद्देश्य हमारा अमोनिया गैस बनाना है, प्रेरक हमारा शिक्षक है, शिक्षक ने कहा है, तो उद्देश्य और प्रेरक के बीच में हम समायोजन बनाते हैं कि हमें अमोनिया गैस बनानी है। या फिर ऐसा भी नहीं कि हम अमोनिया के साथ 3-4 गैसें और बना के दे दें, हम समायोजन करेंगे अपने प्रेरक और उद्देश्यों के बीच में, जो कहा गया है उसे हम करेंगे। स्वाभाविकरण में जिस कार्य को हम बार बार करते रहते हैं वह हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है, उस कार्य को हम थोड़ा जल्दी करने लगते हैं। और अगर वही कार्य हम रोज अधिक बड़े स्तर पर करें तो वह हमारी आदत बन जाएगा, हम उसे बहुत आसानी से और बिना ध्यान उस कार्य पर लगाए भी कर सकते हैं। बात करते रहेंगे हम और वह कार्य करते रहेंगे, वह कार्य हमारी आदत बन जाता है। यह हो जाता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य या फिर क्रियात्मक पक्ष के जो हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। इन्हें मैं आपको दोबारा बता देता हूं। उत्तेजना में ऐसी चीज आती है जो बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
कार्यवाही में बच्चे कार्य करते हैं, नियंत्रण में बच्चे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, समायोजन में जो उत्तेजना होती है और जो उद्देश्य होते हैं उनके बीच समायोजन स्थापित करते हैं, स्वाभाविकरण में बच्चे उस कार्य को थोड़ा आसानी से करने लगते हैं क्योंकि वे उस कार्य को बार बार कर रहे हैं, और आदत निर्माण में वह कार्य बच्चे बहुत बड़े स्तर पर बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, अब वह कार्य बच्चों की आदत बन चुका है। उसके बाद एक समस्या आती है कि शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग होते हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन। अब कोई शिक्षक सोचता है कि क्या उसने ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान के जो उद्देश्य थे वे प्राप्त कर लिए हैं, वे कैसे पता चलेंगे। उसके लिए बीएस ब्लूम ने कुछ क्रियाएं दी हैं। अगर बच्चे ये कार्य कर लेते हैं तब एक शिक्षक सोच सकता है कि उसके जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं उसके उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। बच्चे किसी चीज की परिभाषा दे देते हैं, किसी चीज की परिभाषा लिखने के लिए कुछ कायदे में लिख देते हैं, इसके अलावा रेखांकित कर देते हैं किसी भाग को, कह देते हैं किसी चीज के बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, किसी चीज का नाम बता देते हैं, कुछ याद कर लेते हैं। प्रत्यास्मरण मतलब याद करना। बच्चों को हमने परिभाषा रटवाई थी, आज उनसे पूछी, उन्होंने बता दी। प्रत्याभिज्ञान मतलब पहचानना। हमने बच्चों को हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस के फोटो दिखाए थे, अब हमने उन्हें एक फोटो दिखाया, पूछा उनसे ये क्या है, बच्चों ने बता दिया कि ये गाय है। अब इसका मतलब प्रत्याभिज्ञान या उन्होंने पहचान लिया। इस तरीके से अगर ये कार्य बच्चे कर सकते हैं तो ये इसका मतलब है शिक्षक ने ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त कर लिए। और अगर ये कार्य बच्चे कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए, व्याख्या कर सकते हैं, किसी चीज का नाम, नया नाम दे सकते हैं, उसे वर्गीकरण कर सकते हैं, समान चीजों को एक जगह रख सकते हैं, या फिर चीजों को फॉर्मूले में बदल सकते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हमारे बोध के उद्देश्य प्राप्त हो गए। इसी प्रकार प्रयोग के उद्देश्य हैं, ये कुछ वर्ब हैं। इसी तरह विश्लेषण की कुछ वर्ब हैं, संश्लेषण की कुछ वर्ब है और मूल्यांकन की कुछ वर्ब हैं जो कि बीएस ब्लूम ने बताई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्रियाएं आपके बीएड में काम आने वाली हैं जब आप लेसन प्लान बनाएंगे। और लेसन प्लान अगर आप सोच रहे हैं कि हम बोध उद्देश्य को लेकर बनाए, ज्ञानात्मक पक्ष का हमने आज के लेसन प्लान में बोध उद्देश्य ले लिया, तब हम जो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे वे सारे ऐसे ही पूछेंगे। इसकी व्याख्या कीजिए, इसको सिद्ध करके दिखाइए, इसको अपने शब्दों में नाम दीजिए, इसका अपने शब्दों में, इन चीजों का आप वर्गीकरण कीजिए। इस तरह के सवाल पूछेंगे उनसे बोध में। ज्ञान, अगर हम ज्ञान उद्देश्य लेंगे तब हम उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे, उसकी परिभाषा दीजिए, इसका नाम क्या है, क्या आप उसे पहचानते हैं, क्या आप इस चित्र को पहचानते हैं, क्या आप हाथी के ऊपर हाथी लिख सकते हैं, लेबलिंग करना, जो फोटो है उसके ऊपर उसका नाम लिख देना। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका आता है बीएड में, बहुत काम आता है ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष की वर्ब थी। अगर कोई छात्र ये सारे काम कर लेता है जितनी वर्ब लिखी हुई है यहाँ पर, इससे एक शिक्षक समझ सकता है कि जो ज्ञानात्मक पक्ष का विकास था वह छात्रों का हो गया है। हमने जो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य थे वे सारे प्राप्त कर लिए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष की वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे होती हैं। अब बात कर लेते हैं भावात्मक पक्ष की वर्ब। जो भावात्मक पक्ष की वर्ब है ये आप देख सकते हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़ लीजिए। मैं आपको ज्ञानात्मक पक्ष बता चुका हूं, ये ठीक इसी प्रकार भावात्मक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्रियात्मक पक्ष की ओर। ये क्रियात्मक पक्ष की वर्ब है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और इसे ही हम कह देते हैं ब्लूम ने जो व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखा, क्योंकि व्यवहारिक उद्देश्य में हम वर्ब लिखते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के साथ वर्ब क्रियाएं जोड़ देते हैं। मैं आपको बता चुका हूं व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं लास्ट वीडियो में, आपने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं। तब आप यह बात समझ जाएंगे कि जो व्यवहारिक उद्देश्य है हमें वर्ब से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, वह जो मेन टैक्सोनॉमी है वह यहाँ समाप्त हो जाती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका बीएड में, वह लगभग आपको इतना ही लिखना है। वर्ब आप लिखना चाहें 1-2 लिख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है वर्ब लिखनी। 1-2 आपके याद है तो आप लिख सकते हैं, जिसकी भी आपको याद है कि ब्लूम ने इस प्रकार वर्ब दी है। थोड़े से उदाहरण आप दे सकते हैं। अब इसके बाद जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित एक्स्ट्रा बातें जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बीएड में भी पूछी जाती हैं,
वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, और सी टैट और यूपी टैट वगैरह जो आपके हो जाते हैं, सुपर टैट, वहां पर तो काफी आती हैं। जो बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी है मेन, उसमें क्रियात्मक उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा गया था। 6 भाग में ये हैं: उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। लेकिन 1969 में E.J. रिम्पसन ने बीएस ब्लूम का जो क्रियात्मक उद्देश्य है या क्रियात्मक पक्ष है, उसे 5 उपभागों में बांटा। 6 नहीं, 5 उपभागों में बांटा बीएस ब्लूम के इस पक्ष को। ये 5 उपभाग ये हैं। कुछ कुछ किताब में आपको ये देखने को मिल जाएंगे, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं यह बात कि ऐसा भी होता है। 5 भी आपको कहीं पर मिल जाएंगे, कभी आपको 5 उपभाग ये देखने को मिल जाएं और आप कहें कि जो सर ने बताया था हमें तो है ही नहीं, ये तो कुछ और मिल गए हमें। ये आपके 5 उपभाग E.J. रिम्पसन ने बताए थे। अगर कोई इन्हें बीएस ब्लूम की मेन टैक्सोनॉमी में रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि वे पहले हैं जो 6 में ही रखे जाएं। ये 1969 में ही बताए थे E.J. रिम्पसन ने। उसके बाद सन 2001 में जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसका जो ज्ञानात्मक पक्ष था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उसको संशोधित किया गया, रिवाइज किया गया, और इसे कहा जाता है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 2001 में हुई थी ये आपकी। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी का संशोधन किया था 2001 में, वह किया था एंडरसन और क्रथवोल ने। इन्होंने क्या क्या किया? सिंथेसिस व इवैल्यूएशन का क्रम बदल दिया। सिंथेसिस को ऊपर पहुंचा दिया व इवैल्यूएशन को नीचे पहुंचा दिया। ठीक है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? नाउन के स्थान पर वर्ब का प्रयोग किया। यहाँ पर ये सारी नाउन लिखी हुई हैं। नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारी नाउन है, संज्ञा। लेकिन 2001 में जो इन्होंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी का रूप प्रस्तुत किया, उसमें इन्होंने नाउन नहीं ली, वर्ब ली। जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, ये सारी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। जैसे क्रिएट कुछ नया बनाना, रिमेंबर कुछ याद करना, नॉलेज का मतलब ज्ञान, एक नाउन है, रिमेंबर वर्ब कुछ पढ़ना याद करना, ये एक वर्ब है। और इन्होंने क्या किया? सिंथेसिस को क्रिएट लिखा। ये बात भी पूछ लेते हैं, सिंथेसिस की जगह पर क्या लिखा गया था? क्रिएट। आप इन्हें पढ़ सकते हैं कि किस जगह पर क्या लिखा गया था, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पेज को पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं। जो 2001 की रिवाइज्ड ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी, उसका जो वर्गीकरण था वह किस प्रकार था, आप ये पढ़ सकते हैं। यह आपकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी। इसके अलावा बीएड की सभी सब्जेक्ट की जो रेगुलर क्लासेज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, लेसन प्लान्स हैं, जो आपकी फाइल्स हैं बीएड में, वह सभी कुछ मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां जाकर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।